बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी 2020 के लेक्चरार की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ये जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हमने स्टार्ट पे 2017 का पीपीएससी का लेक्चरार का पेपर वो डिस्कस करना शुरू किया हुआ है और आज इसका सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और उनको डिटेल के साथ हमने देखा था। तो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो रोड मैप, जो प्लान हमने डिस्कस किया था, जो मैंने आपके सामने रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने 2017 का पेपर सबसे पहले डिस्कस करना है। उसके बाद हम सैम्पल ऑनलाइन टेस्ट कोई एक आधा आपने अटेम्प्ट किया भी होगा 15 क्वेश्चंस वाला, तो सैम्पल टेस्ट इसके अलावा भी आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। यानी कि 2017 का जो पेपर आया था वो भी एज अ सैम्पल टेस्ट आपको बना के दूंगा और उसके अलावा भी पेपर आएंगे, टेस्ट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बल्कि 2017 का जो कंप्लीट टेस्ट है, सैम्पल टेस्ट, वो तकरीबन रेडी होने वाला है। वो भी आपको आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर किसी स्टूडेंट ने, चंद स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया हुआ है, उनको मैं पर्सनली भी सेंड कर दूंगा। और उसके बाद फिर साथ साथ हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो जो नए देखने वाले हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो नए देखने वाले हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी को पर्सनली अपने व्हाट्सएप नंबर पे सैम्पल टेस्ट और वीडियोस उसको चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दे, अपने नाम के साथ, अपना सिटी, और जो लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी अटेंड की वो लाजमी लिखिएगा। तो 2017 का पास्ट पेपर कंप्यूटर साइंस का 15 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे, उससे आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो पास्ट पेपर में था 2017 के कंप्यूटर साइंस के लेक्चरार के पेपर में, वो था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज। अब ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम काफ़ी सारे हैं, उसमें से एक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, पहली बात तो यह है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों मुश्किल है, उसकी वजह क्या है, इसके ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग, इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स, इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो एक बात ये कि ये है तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह भी यहाँ पे दी हुई है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसमें हमें फ्यूचर नॉलेज रिक्वायर्ड होता है कि कौन सा पेज, कौन सी स्ट्रिंग हमें फ्यूचर में रिक्वायर्ड नहीं है या फिर काफ़ी अरसे तक रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो चूंकि इसमें फ्यूचर नॉलेज रिक्वायर्ड होता है जिसको गेट करना पॉसिबल नहीं है सीपीयू के लिए, तो इस वजह से ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट रिप्लेसेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेटली द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट्स विद ईच पेज द डैश। अब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज एल्गोरिदम में वो हर पेज के साथ क्या एसोसिएट करता है। टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, द टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज, पेज आफ्टर एंड बिफोर इट, ऑल ऑफ दीज। तो टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, ये तो एसोसिएट करने का बेनिफिट कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं है इस एल्गोरिदम में, क्योंकि ये एल्गोरिदम लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम है। और लीस्ट रिसेंटली यूज से क्या मुराद है, जो पेज रिसेंटली सबसे लेट यूज किया गया, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर बनता है द टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज, लास्ट टाइम कब यूज किया गया। हर पेज के साथ ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। मेमोरी में कब है ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और पेज पहले बाद में कौन सा है ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। आंसर बी, बिकॉज LRU checks that when last time page was used, if it is long since then the page replaced। long since से मुराद क्या है कि जो हमारे पास फ्रेम साइज है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, उस फ्रेम में जितने भी पेजेस पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ्रेम का साइज 4 है, तो उसमें 4 पेजेस होंगे। जो पेज सबसे
प्रीवियसली, यानी कि लीस्ट रिसेंटली, रिसेंटली क्या होगा, करीब तरीन, ठीक है, और लीस्ट रिसेंटली जो करीब तरीन नहीं होगा, सबसे कम करीब तरीन कह लें, ठीक है। तो सबसे कम करीब तरीन क्या होगा, जो दूर होगा, जो जो लंबे अरसे से यूज नहीं हुआ होगा फ्रेम में, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। लीस्ट रिसेंट से मुराद क्या है, लीस्ट कहते हैं सबसे कम को और रिसेंट कहते हैं करीब तरीन। रिसेंट हम अक्सर औकात बात करते हैं कि रिसेंटली मैंने ये काम किया है, रिसेंटली मैंने परचेज किया है, अभी अभी, ठीक है। तो सबसे कम अभी अभी से क्या मुराद होगा, जो जो हमारे पास अवेलेबल फ्रेम की लिस्ट है उसमें सबसे कम करीब है। सबसे कम करीब को दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे दूर है, यानी कि वो टाइम के हिसाब से उसे काफी टाइम गुजर चुका हुआ यूज किए हुए। इन अदर वर्ड्स, इफ वी हैव फ्रेम साइज 3 देन प्रोसेस ट्रैक्स द टाइम ऑफ ईच पेज लास्ट टाइम यूज्ड, ठीक है जी, द ओल्डेस्ट यूज्ड पेज रिप्लेस्ड। तो ये इसका थोड़ा सा ट्रिकी सा था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन से हमें LRU का सारा एल्गोरिथम भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास 3 पेज फ्रेम साइज है और ये हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग है। हाउ मैनी पेज फॉल्ट डज द LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम प्रोड्यूस। इसमें ये ऑप्शन हैं 10, 15, 11, 12। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें आपकी ग्रिप ना हो तो इसको छोड़ देना चाहिए, यानी कि इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर तो आपको इस पे एल्गोरिथम का आपको पता है तो ठीक है, आप उसको फौरन सॉल्व करके तो आंसर निकालने की कोशिश करें, अदरवाइज इस पे टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और फिर मैं जनरल PPSC का पेपर अटेम्प्ट करने के जनरल जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बता दी। अब इसका एल्गोरिथम मैं पूरा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर क्या है, 10 है, 15 है, 11 है या 12 है। वैसे आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका 12 है। मतलब ये कि इसकी ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन है इसकी, ठीक है जी। तो डी क्यों है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ये इसके जो रेफरेंस लिस्ट है, जो यहाँ पर लिस्ट उसने दी हुई है, और फ्रेम साइज कहा 3 है। अब ये फ्रेम है, एक मैंने प्रीवियस भी एग्जांपल डिस्कस की थी, वो थी FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वहां पे हमने फ्रेम को एज अ क्यू यूज किया हुआ था। तो यहाँ पर ये फ्रेम है, ठीक है जी। तो इसमें जब हमने 7 रीड किया तो पेज फॉल्ट काउंट 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने 0 रीड किया तो पेज फॉल्ट काउंट 2 हो गया। एक बात ये देखें, मैंने इस फ्रेम के अंदर भी रेड कलर यूज करना शुरू कर दिया है, यानी कि फ्रेम में जितने भी इस वक्त पेजेस अवेलेबल हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट जो है, जो टाइम के हिसाब से पुराना है, जो लीस्ट रिसेंटली यूज किया गया, ये तो रिसेंट है ना, 0 तो भी रिसेंट यूज हुआ, तो ये 7 जो है ये लीस्ट रिसेंट है, ठीक है जी। उसके बाद 1 रीड होगा, तो 1 रीड हो गया तो पेज काउंट, पेज फॉल्ट काउंट 3 हो गया और लीस्ट रिसेंट हमारे पास 7 ही है। अब देखें, अब जब इसके बाद नेक्स्ट 2 रीड होना है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फ्रेम में से किस पेज को रिप्लेस करना है। बाय द वे, बाय चांस आप यूं कह लें कि ये 7 फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने ये रूल अप्लाई नहीं किया, हमने यहाँ पर लीस्ट रिसेंट रूल अप्लाई किया है, वो भी 7 के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब 2 रीड होगा तो पेज फॉल्ट काउंट 4 हो जाएगा और 2 7 की जगह पे रिप्लेस हो गया। और अब यहां से आप देख सकते हैं, अब हमारे पास लीस्ट रिसेंट कौन सा, ये वाला जो सबसे पुराना यूज हुआ है, तो 0 को मैंने रेड कर दिया। उसके बाद जब फिर मैंने 0 रीड किया, अब 0 रीड किया तो चूंकि 0 पहले से देखें फ्रेम में मौजूद था, इसलिए मेरा पेज काउंट, पेज फॉल्ट काउंट इंक्रीज नहीं हुआ, मैंने इंडिकेट कर दिया। लेकिन ये 0 रीड करने से मेरा जो लीस्ट रिसेंट था, पहले 0 था, अब वो 0 ना रहा, चूंकि 0 तो अभी मैंने रीड किया ना। अब इस फ्रेम में से मेरा 1 जो है वो लीस्ट रिसेंट बन गया, 1 को मैंने रेड कर दिया। उसके बाद मैं 3 रीड करूंगा तो 3 1 को रिप्लेस करेगा और पेज फॉल्ट काउंट 5 हो जाएगा, और 3 ने 1 को रिप्लेस किया और जो ओल्डेस्ट पेज है, जो लीस्ट रिसेंट है, वो 2 हो गया। उसके बाद 0 रीड किया, अब देखें 0 रीड होगा, 0 पहले से फ्रेम में मौजूद है, तो मेरा पेज फॉल्ट काउंट इंक्रीज नहीं होगा, पेज फॉल्ट काउंट सेम है और 0 मेरा यहां पर रीड हुआ
और ये इसमें फ्रेम में मौजूद था, इसलिए कोई फ्रेम में पेज भी रिप्लेस नहीं हुआ और पेज फॉल्ट काउंट भी इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद 4 रीड करूंगा, जब 4 रीड करूंगा तो जो लीस्ट रिसेंट है पेज वो 2 है, 2 से रिप्लेस होगा 403। ठीक है जी। अब जो नया लीस्ट रिसेंट है वो 3 है। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं इसका मैकेनिज्म, इसको मैंने रेड भी किया हुआ है, और पेज फॉल्ट काउंट 6 हो गया। उसके बाद 2 रीड करूंगा, 2 फ्रेम में नहीं है, इट मीन्स के मेरा पेज फॉल्ट काउंट बढ़ेगा 7 हो जाएगा, और 3 के साथ मेरा 2 रिप्लेस हो जाएगा, नया पेज 2 आ जाएगा और 3 मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो पेज फॉल्ट काउंट 7 हो गया और 2 यहाँ पे आ गया, और जो लीस्ट रिसेंट है वो 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लें वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल नहीं है, लीस्ट रिसेंट वाला रूल चल रहा है। अब 3 आएगा, 3 फ्रेम में नहीं है, पेज फॉल्ट काउंट 8 हो गया और 3 ने 0 को रिप्लेस किया जी। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेज अब 3 रीड हुआ तो 3 ने 4 को रिप्लेस किया, तो सॉरी 3 ने 0 को रिप्लेस किया, और 0 को रिप्लेस करने के बाद अब करंटली जो लीस्ट रिसेंट पेज है वो मेरा फ्रेम है वो 4 वाला हो जाएगा। ठीक है जी, और मेरा पेज फॉल्ट काउंट भी 8 हो गया। अब उसके बाद जब नेक्स्ट 0 रीड होगा तो 0 फ्रेम में मौजूद नहीं है, तो 0 रिप्लेस करेगा 4 को, और पेज फॉल्ट काउंट भी 9 हो जाएगा, 0 ने 4 को रिप्लेस किया और लीस्ट रिसेंट मेरा 2 हो गया। उसके बाद 3 रीड होगा, 3 फ्रेम में मौजूद है, पेज फॉल्ट काउंट नहीं बढ़ेगा, 3 मौजूद है, पेज फॉल्ट काउंट नहीं बढ़ा, लीस्ट रिसेंट मेरा 2 ही रहा। अब 2 जब 2 रीड होगा तो पेज फॉल्ट काउंट भी नहीं बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, साथ जो मेरा लीस्ट रिसेंटली यूज 2 था वो स्टेटस चेंज होगा, चूंकि 2 अब करंटली जब रीड हुआ तो 2 मेरा लीस्ट रिसेंट यूज नहीं रहा। तो ये देखें 2 जब रीड हुआ तो फ्रेम में पहले मौजूद था, पेज फॉल्ट काउंट भी हमारा इंक्रीज नहीं हुआ, और रिसेंटली जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है वो 0 हो गया। अब उसके बाद 1 जब रीड होगा नेक्स्ट, तो देखें 1 रीड होगा, फ्रेम में मौजूद नहीं है, 1 0 को रिप्लेस करेगा और पेज फॉल्ट काउंट भी बढ़ेगा, पेज फॉल्ट काउंट 10 हो गया, 1 0 को रिप्लेस कर दिया गया, और जो लीस्ट रिसेंट है वो मेरा 3 हो गया। उसके बाद 2 रीड करूंगा, 2 फ्रेम में मौजूद है, ठीक है, तो पेज फॉल्ट काउंट नहीं बढ़ा। 0 रीड होगा तो फ्रेम में 0 मौजूद नहीं है, ये देख लें फ्रेम में 0 नहीं है, इट मीन्स के 0 3 की जगह पे आएगा। अब 0 3 की जगह पे आएगा और 0 रीड होते ही लीस्ट रिसेंट मेरा यूज्ड पेज 1 हो जाएगा। ठीक है जी, पेज फॉल्ट काउंट भी बढ़ गया। अब 1 आएगा, जब 1 आएगा तो पेज फॉल्ट काउंट नहीं बढ़ेगा, चूंकि 1 पहले से ही फ्रेम में मौजूद है, लेकिन लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज चेंज हो जाएगा, वो 2 हो गया। 7 आएगा तो 7 फ्रेम में मौजूद नहीं है, तो 7 2 को रिप्लेस करेगा और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेरा 0 हो जाएगा, और पेज फॉल्ट काउंट मेरा 12 हो जाएगा। और उसके बाद जब 0 रीड होगा तो 0 फ्रेम में मौजूद है, लेकिन लीस्ट रिसेंटली यूज्ड 1 हो गया। ठीक है जी, और पेज फॉल्ट इंक्रीज नहीं हुआ, और फिर जब एंड पे 1 रीड होगा तो वो भी 1 भी फ्रेम में चूंकि मौजूद था, तो मेरा पेज फॉल्ट काउंट रीड नहीं हुआ, मेरी स्ट्रिंग मुकम्मल हो गई, और जो पेज फॉल्ट काउंट है वो 12 है, यही हमने आंसर डिटरमिन किया था। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड फील फ्री टू आस्क बाय कमेंटिंग दिस वीडियो, और यू कैन टेक्स्ट मी एट दिस नंबर व्हाट्सएप, यू हैव टू डू व्हाट्सएप, नो टेक्स्ट मैसेज और नो कॉल। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। CPU fetches the next instruction from memory according to the value of, अब ये रजिस्टर्स की यहाँ पे बात है, प्रोग्राम काउंटर है, स्टेटस रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमेशा पीसी में पड़ी होती है, प्रोग्राम काउंटर में पड़ी होती है। ठीक है जी, आंसर इसका ए है, प्रोग्राम काउंटर समटाइम्स कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कीप्स ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड once the execution of the current instruction is completed। जब current instruction execution उसकी मुकम्मल हो जाए तो फिर next instruction memory से read होती है। An instruction register holds a machine instruction that is currently being executed। तो instruction register में तो instruction पड़ी होती है जो कि इस वक्त रन हो रही है,
और स्टेटस रजिस्टर जो है, जिसको फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं, कंडीशन कोड रजिस्टर भी कहते हैं, कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ सीपीयू फ्लैग्स। सीपीयू फ्लैग से मुराद क्या कि उसमें सिर्फ ये बिल्कुल लेस मेमोरी वाले रजिस्टर होते हैं, एक आध बिट के, जिसमें क्या होता है जी, फ्लैग ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव होती है, स्टेटस। और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच रिफ्लेक्ट्स द करंट सीपीयू स्टेट। इट आल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रॉपर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसमें जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसका स्टेटस डिस्कस किया गया होता है, उसका स्टेटस रिफ्लेक्ट किया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद है 20। अब मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूं कि अभी हम पेपर को डिस्कस करेंगे फोकस के साथ, और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे आएंगे तो मैं टॉपिक्स की डेप्थ में भी इंशाल्लाह ताला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड। अब मेमोरी बफर है और वो स्पीड डिफरेंशियल भी है, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, मतलब जब से हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया। कैश मेमोरी होती है, स्टैक पॉइंटर, कैश, अकोमुलेटर और डिस्क बफर। तो कैश मेमोरी है, कैश है जो कि स्पीड डिफरेंशियल हमारे पास मेमोरी बफर के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है जी। कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट्स एज अ स्पीड डिफरेंशियल बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। चूंकि सीपीयू की स्पीड बहुत तेज होती है और रैम की स्पीड सीपीयू के मुकाबले में कम होती है, तो कैश दरमियान में एक स्पीड डिफरेंशियल बफर के तौर पे काम करती है। स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द लास्ट प्रोग्राम रिक्वेस्ट इन अ स्टैक, और अकोमुलेटर इज आल्सो अ रजिस्टर इन विच इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। जो अगर कोई एक हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है, उसमें 3-4 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो उनके जो दरमियान का जो रिजल्ट है, इंटरमीडिएट रिजल्ट, वो इसमें अकोमुलेटर में सेव होता है। डिस्क बफर डिस्क के साथ अटैच होता है, जो कि डिस्क में से इनपुट आउटपुट के दौरान कोई डाटा सेव करना हो तो डिस्क बफर के ऊपर सेव किया जाता है। इसको आमतौर पे कैश बफर भी कहते हैं, डिस्क कैश भी कहते हैं, बट कैश बफर कह लें, डिस्क कैश कह लें, तो ये इस कैश से डिफरेंट है। ये डिस्क बफर है बेसिकली। ठीक है, डिस्क के साथ जो इनपुट आउटपुट और तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए आमतौर पे एक डिस्क बफर यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। तो दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक लॉजिकल एक फिजिकल। फिजिकल एड्रेस है, एब्सोल्यूट एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, और नन ऑफ दीज। तो सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं करता। फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के जरिए से। तो आंसर है इसका सी, लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू आल्सो नोन एज वर्चुअल एड्रेस। दिस एड्रेस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी लोकेशन बाय सीपीयू। अब इस लॉजिकल एड्रेस को हम यूज जरूर करते हैं एज अ रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी लोकेशन। तो ये लॉजिकल एड्रेस यूज होता है फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। अब फिजिकल जो एड्रेस है वो डेफिनेटली लॉजिकल एड्रेस से ही डिटरमिन होता है, लेकिन वो इससे डिफरेंट है। फिजिकल एड्रेस आइडेंटिफाइज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डाटा इन मेमोरी। यूजर नेवर डायरेक्टली डील्स विद फिजिकल एड्रेस बट कैन एक्सेस बाय इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस से ये एक्सेसिबल होगा। तो इसको जो कंपोनेंट जो डिवाइस इसको कंप्यूट करती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल और लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय, वो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस बनाता कौन है, कंप्यूट कौन करता है, एमएमयू। ठीक है जी। तो बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 23, मेमोरी मैनेजमेंट technique in which system stores and retrieves data from secondary storage for use in main memory is called fragmentation, paging, mapping, none of the mentioned। तो मैपिंग तो वही है फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो मैपिंग तो इसका आंसर नहीं है, नन ऑफ द मेंशन्ड भी नहीं है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, रैम में प्रोसेसेस रिजाइड करते हैं टेम्परेरीली फॉर एग्जीक्यूशन। तो होता क्या है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, फर्ज करें ये एक प्रोसेस है रैम में पड़ा हुआ है, एक ये प्रोसेस है रैम में पड़ा हुआ है, एक ये प्रोसेस है। ठीक है जी, इसके आगे पीछे भी प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि जिसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब ये स्पेस एम्प्टी है,
लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेसेस आ रहे हैं वो उनमें से छोटा प्रोसेस कोई भी नहीं है, बड़े बड़े प्रोसेस हैं जो कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहे। तो ये जो दरमियान में छोटी सी स्पेस एम्प्टी रह गई है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है पेजिंग। ठीक है जी। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग। तो पेजिंग इसका आंसर है। ठीक है जी। पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म डन विद कोऑपरेशन बिटवीन ओएस एंड हार्डवेयर दैट अलाउज ओएस टू रिट्रीव प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी इन फॉर्म ऑफ पेजेस। और ये स्मॉल फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स होते हैं फिजिकल मेमोरी के, विच इज कॉल्ड फ्रेम्स। चलें, क्वेश्चन नंबर 24, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ द डाटा लाइन, कंट्रोल लाइन, एड्रेस लाइन, नन। तो ये आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर्स में 3 तरह की बसेस होती हैं, 3 तरह की लाइंस होती हैं, बसेस भी कहते हैं, लाइंस भी कहते हैं। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन ये बड़ी कॉमन सी बात है। इंटरप्ट जो है इसका ताल्लुक डाटा के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक एड्रेस के साथ नहीं है, ये कंट्रोल टाइप की एक मतलब के ये रिक्वेस्ट है। तो एक कंट्रोल लाइन के जरिए से ही उसी का ये पार्ट है। इसका आंसर बी है, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज अ कंट्रोल लाइन अलोंग विच अ डिवाइस इज अलाउड टू सेंड द इंटरप्ट सिग्नल। तो ये इसका बी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, चूंकि टाइम भी थोड़ा काफी हो चला है, मैं आज फिर 15 क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड ऑन सिस्टम हीप, प्रोसेसर रजिस्टर, प्रोसेसर स्टैक, मेमोरी। तो रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये प्रोसेसर स्टैक पर स्टोर होता है। आमतौर पे जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो उसके बेसिकली 4 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है जी। वैसे इसका आंसर मैं आपको जस्टिफाई कर दूं, द प्रोसेसर आफ्टर सर्विसिंग द इंटरप्ट स्टोर द रिटर्न एड्रेस इन द स्टैक। ये स्टैक पे अपना एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है। तो जब भी प्रोसेस हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आता है, वो प्रोसेस बनता है, तो उसके 4 सेक्शन बन जाते हैं, स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डाटा। तो ये देखें, स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डाटा। तो इसमें स्टैक में क्या आता है, स्टैक में टेम्परेरी डाटा पड़ा होता है, मेथड या फंक्शंस के पैरामीटर्स, ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस जो हमारा क्वेश्चन था, लोकल वेरिएबल्स। और हीप में जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप में रन टाइम पे एलोकेट हो जाती है। और टेक्स्ट में हमारे पास करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंट बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर्स, वो टेक्स्ट में पड़े होते हैं टेक्स्ट सेक्शन में। और जो डाटा है इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह पड़े होते हैं। तो हमारा प्रोसेस 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ये जो हमारी ओएस की बड़ी फेमस बुक है सिल्वर शेल्स की, तो उस बुक से मैंने चूंकि ये इमेज कॉपी किया हुआ है, तो उसके चैप्टर नंबर 3 में ये मौजूद है, 3.1। चलें, क्वेश्चन नंबर 26, द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज, रिटर्न सिग्नल, सर्विस सिग्नल, परमिशन सिग्नल। तो रिटर्निंग में जो भी आंसर जाता है उसको नॉर्मली कहा ही एक्नॉलेजमेंट जाता है। द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट। तो इंटरप्ट रिसीव हो गया, उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी, अब इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है। तो इसका आंसर ए है, इंटरप्ट एक्नॉलेज होता क्या है, प्रोसेसर अपॉन रिसीविंग द इंटरप्ट शुड लेट द डिवाइस नाउ दैट इट्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। ठीक है जी। तो ये 26 क्वेश्चंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हैं। आगे क्वेश्चन सेक्शन शुरू हो जाते हैं डेटाबेसेस से रिलेटेड। तो बड़ा ह्यूज पार्ट उसने 2017 के पेपर में ओएस से पूछा था। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बड़े मतलब के गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में से। तो ये 26 पूछे गए थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा 26 पूछे जाएंगे। तो लेकिन अभी सिलेबस भी आपसे इस पेपर के बाद डिस्कस करूंगा मैं। रेगुलर जो पैटर्न होता है पेपर का, जिस तरह से जिन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। 27 क्वेश्चन, अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड कीज। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है ना, रिलेशन जिसे कहा जाता है, रिलेशनल का मतलब ही टेबल्स है। रिलेशन को टेबल कहा जाता है। नॉर्मल रूटीन में लैंग्वेज में हम टेबल बोलेंगे, जबकि डेटाबेसेस की लैंग्वेज में हम उसको रिलेशन कहते हैं। सो दैट इट्स आंसर इज टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेसेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल। अब टेबल्स के अंदर फील्ड्स होती हैं, कॉलम को फील्ड कहा जाता है।
और रोज को रिकॉर्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड्स को रो भी कहा जाता है, रिकॉर्ड्स को टपल भी कहा जाता है, ठीक है। फील्ड्स को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, फील्ड्स को कॉलम भी कहा जाता है। तो ये चीजें जहन में होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कीज हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स। तो आंसर इसका ए, टेबल्स आल्सो नोन एज रिलेशंस इन रिलेशनल डेटाबेसेस, फील्ड्स आर द कॉलम ऑफ द रिलेशन और टेबल। और इसको मैंने बताया आपको कि, और ये मैंने आपको बताया कि फील्ड को कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है जी। और रिकॉर्ड जो हैं ये रो भी कहलाती है, टपल भी कहलाती है। और कीज हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, रूल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। आंसर्स क्या क्या है? कॉलम है, की है, रो है और एंट्री है। कॉलम आपको बता दिया, टेबल में एक कॉलम होता है जिसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहेंगे, कॉलम भी कहेंगे। और की हमारे पास क्या है जी? कॉलम के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्री, एंट्री किसी भी एक वैल्यू को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट था हमारा नेम, उसके अंदर नेम लिख दिया अली, तो ये एक एंट्री है, ठीक है जी। तो कौन सी चीज है जो कि टेबल के अंदर रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती है? वो है रो, जिसको हम टपल कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं। तो रो, रिकॉर्ड और टपल इज अ होल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। होल सेट से क्या मुराद है? टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, या फिर और भी इसके अलावा, रेप्रेजेंट्स द रिलेशन अमंग दीज वैल्यूज। तो ये पूरी एक जो रो है वो इन वैल्यूज के दरमियान में रिलेशनशिप एक बनाती है। कॉलम हैज ओनली वन सेट ऑफ वैल्यूज, वन टाइप ऑफ वैल्यूज कह लें, जैसे रोल नंबर है। कीज आर कंस्ट्रेंट्स, एंट्री इज जस्ट अ पीस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल फॉर क्लास, मतलब क्लास आ गई, BSIT आ गई, BSCS आ गई, ठीक है जी, MIT आ गई, MCS आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 था ये। उसके बाद 29 क्वेश्चन, द टर्म डैश इज यूज टू रेफर अ रो। तो ये रो की टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस बताई हैं, आप इसको रिकॉल करें। तो रो की टर्म्स, रो को किस किस टर्म से हम रेफर करते हैं? रो को हम टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। देखें यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रही है, टपल, टपल आ गई, इट मीन्स यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट तो कॉलम होता है, और फील्ड भी कॉलम होता है। इंस्टेंस आमतौर पे ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल आ जाता है, लेकिन इंस्टेंस कहते हैं कि एक रिकॉर्ड को। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर हमारे पास टपल है। टपल इज वन एंट्री ऑफ द रिलेशन, जिसे हम रो या रिकॉर्ड भी कहते हैं, विद सेवरल एट्रीब्यूट्स विच आर फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ डैश ऑफ द टेबल। रिकॉर्ड, कॉलम, टपल, की। अब रिकॉर्ड भी नहीं है, रिकॉर्ड तो रो होता है, रो होती है, टपल होती है, टपल भी नहीं है। की क्या है? की कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉलम। तो देखें ये चंद चीज़ों के बारे में उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये हमारे हो गए 30 क्वेश्चन। अभी इंशाल्लाह ताला मैं साथ इसके मुकम्मल जो सैम्पल टेस्ट है गूगल फॉर्म के ऊपर, उस पर भी काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इसका आंसर बी आ गया, कॉलम, ठीक है जी। तो वो भी जो आपको मुकम्मल टेस्ट है, सैम्पल टेस्ट 100 क्वेश्चंस वाला, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आज ही मिल जाए। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप अटेम्प्ट करके देखें और देखें आपने जो लर्न किया है किस हद तक आपको रिमेंबर हो गया है। तो जो नए व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सैम्पल टेस्ट और वीडियोस को अपने व्हाट्सएप नंबर पे हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम, सिटी और यूनिवर्सिटी जो आपने अटेंड की है लास्ट, उसका नाम लिख के आप मुझे टेक्स्ट कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको नई आने वाली वीडियोस और सैम्पल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर, अल्लाह हाफिज़। और साथ ही साथ प्रिपरेशन करें। सब के लिए अच्छे ख्यालात का, अच्छी ख्वाहिशात का इजहार मैं करता हूँ। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। तो अपनी एफर्ट पूरी करनी है, उसके बाद जो कामयाबी है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी है। अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको चाहेंगे वो नहीं होगा। तो टेक योर बेस्ट केयर, अल्लाह हाफिज़।